हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। हम मैकोविस पोर्टफोलियो मॉडल का मीनिंग वगैरह समझ चुके हैं, उसकी एजम्पशंस कर चुके हैं और उसका फॉरेंटियर कर चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले मीनिंग आता है कि यूटिलिटी होती क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ भी है हमारी 12th क्लास में कि जब भी हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ क्या देती है, कैलोरी वगैरह मिलती है। और वो मतलब एक टाइप से कहते हो क्या होती है, उसकी यूटिलिटी होती है जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं। और हमने मतलब जैसे जैसे हम चीज़ें कंज्यूम करते जाते हैं वो यूटिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद वो यूटिलिटी है जो मतलब जो हमसे मिल रही थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है। लगा लो आपने एप्पल खाना स्टार्ट किया और आपको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका पेट भर जाएगा और आपने अगर एक्स्ट्रा खाए तो क्या हो जाती है, हमें वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो यही यहाँ पे दे रखा है कि एक इन्वेस्टर है वो कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट के मामले में। कभी वो रिस्क टेकिंग होता है, कभी वो रिस्क को इग्नोर करता है और कभी न्यूट्रल रहता है, मतलब कोई रिएक्शन इशू नहीं करता। और वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है जैसे यूटिलिटी में कि 3-4 चीज़ें, जैसे एक तो टी यू टोटल यूटिलिटी होती थी, एक एम ओ यू मार्जिनल यूटिलिटी होती थी। टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी ओवरऑल उसने यूटिल मतलब जो भी चीज़ें हैं कमोडिटी वगैरह कंज्यूम की उससे जो उसे यूटिलिटी मिले। मार्जिनल यूटिलिटी होती थी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो उसे यूटिलिटी मिल रही थी। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है इन्वेस्टर का जो इंजॉय करता है वो पोर्टफोलियो रिटर्न से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो कोई भी इन्वेस्टर है वो कब सेटिस्फाई होगा, जब उसे अच्छा रिटर्न मिले। तो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर तो अज्यूम करते हैं कि वो ग्रेटर यूटिलिटी रिटर्न मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसे 1 रुपये मिल रहा है और एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसे 2 रुपये मिल रहा है, तो कौन ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, 2 रुपये वाला। ठीक है, तो यही इसमें दे रखा है कि 3 प्रकार से बांटा गया है इन्वेस्टर्स को, रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सीकिंग। रिस्क अवर्स होते हैं जो रिस्क के खिलाफ होते हैं, मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क न्यूट्रल होते हैं मतलब इंडिफरेंट होते हैं, ज़्यादा कुछ रिएक्शन वगैरह शो नहीं करते। और रिस्क सीकिंग होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो पहला आता है हमारा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर इज एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट्स हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न एवरी इंक्रीज इन रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू। यहाँ पे तो ये दे रखा है कि भाई कोई भी इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहता है, जितना रिस्क उसके साथ बढ़ता जाए। वैसे यहाँ पे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब ऐसा इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेने में हेजिटेट होता है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो क्या चाहता है कि उसका रिटर्न जरूर बढ़े। अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क बढ़ता है तो उसे उसका रिटर्न चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि हाई रिटर्न प्रीमियम मिलेगा हर इंक्रीज के साथ लेवल ऑफ रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा उतना ही वो हाई रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक्सपेक्ट करता है। जैसे इसने हमें डायग्राम दे रखा है, इसमें जो यूटिलिटी कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप करता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है अपवर्ड में। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल लगा लो, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो एक तो बैंक में पैसे लगा सकता है, मतलब वहाँ पे मनी इन्वेस्ट कर सकता है तो भी उसे रिटर्न मिलेगा। और एक ऐसा इन्वेस्टर है जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में पैसे लगा सकता है। लेकिन जब रिस्क अवर्स इन्वेस्टर की बात आएगी तो वो बैंक में पैसे लगाएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है आप ताकि आप इसको समझ पाए। वो बैंक में पैसे लगाना पसंद करेगा, ना कि स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि बैंक से तो उसे पता है गारंटीड पैसा मिलेगा एक टाइम के बाद इंटरेस्ट के फॉर्म में। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके प्राइस तो क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो जो हमारा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होता है वो किस कंसेप्ट पर बेस होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, कि एक टाइम के बाद क्या होने लग जाता है, हमारी उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। दूसरा आता है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल मतलब ये हमारा बेस होता है कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी पर, कि मतलब आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो उससे सेम उतना ही फ़ायदा हो रहा है, उतनी यूटिलिटी मिल रही है जितना आपको पहले मिल रही थी, मतलब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा रेयरली फाउंड आउट मतलब होते हैं, मिलते नहीं हैं। या तो रिस्क टेकिंग होंगे या रिस्क के बचने वाले होंगे। तो कहता है दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर एग्जिस्ट ओनली इन थियोरेटिकल कंसेप्ट, मतलब थियोरेटिकल मतलब सिर्फ किताबों में रह गए हैं, एक्चुअलिटी में मतलब रियल में नहीं मिलते। ए रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर इज़ वन विच वू डज नॉट डिमांड एनी काइंड ऑफ एडिशनल रिस्क प्रीमियम। मतलब वही है जो अपने मतलब भाई रेवेन्यू वगैरह को बढ़ाने के लिए कोई भी एडिशनल लेवल ऑफ रिस्क वगैरह को नहीं डिमांड करता, ना कोई प्रीमियम वगैरह डिमांड करता है। इसका जो यूटिलिटी कर्व होता है फ्लैट होता है, जैसे ये रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस के बराबर। और ये हम पढ़ चुके, यहाँ पे रिटर्न होते हैं, यहाँ पे हमारा रिस्क होता है।
रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर वो होते हैं जो मतलब रिस्क को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मतलब उन्हें पता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। रिस्क सीकर इज एन हु इज रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क अवेलेबल इन द मार्केट। रिस्क इनहेरिट होता है, नॉर्मल सी बात है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा होगा। बिना रिस्क के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो थोड़ा बहुत मिनिमम रिटर्न में काम करना पड़ेगा। रिस्क सीकर रहना क्या होता है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। इसीलिए ये किस पर बेस होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी वेल्थ, मतलब वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए सोचता है हमेशा। इसका जो मतलब कर्व होता है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आता है सिलेक्टिंग द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। हमने तीनों पढ़ लिए इन्वेस्टर्स के, अब हमने इनको ग्राफ पे प्लॉट किया कि कौन सा ऑप्टिमम होगा हमारे लिए। तो जो C3 लेवल है ना, वहाँ पे एक इन्वेस्टर ऑप्टिमम मतलब रहेगा, मतलब सेटिस्फाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा रिटर्न कितना ज़्यादा हाई है। ठीक है, देखो जब इन्वेस्टर ने कम रिस्क लिया था तो रिटर्न भी कम था, और अगर उसने रिस्क बढ़ा दिया तो रिटर्न भी बढ़ गया। तो यहाँ से कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाती है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। तो कहता है कि इफिशिएंट पोर्टफोलियो अमंगस देम द इन्वेस्टर हैज़ टू सेलेक्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन हिज ओन प्रेफरेंस। हाँ भाई, उसकी क्या सोच है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, कितना रिटर्न लेना चाहता है, उसी पर तो डिपेंड करती है किसी भी पोर्टफोलियो की ऑप्टिमिज्म। ठीक है, जो मार्कोविज मॉडल है वो बहुत सारे पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो किसी सिंगल पोर्टफोलियो को डिफाइन नहीं करता। ये बेस्ट है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इन्वेस्टर किस प्रकार के कम्बिनेशन को सजेस्ट करेगा, मतलब कितना रिस्क लेना चाहेगा, कितना रिटर्न लेना चाहेगा, उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने रिस्क को दिखाया, यहाँ पे हमने रिटर्न को दिखाया है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट C3 है। ठीक है, अब इससे आ जाता है आगे हमारा कि जो मार्कोविज पोर्टफोलियो है, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो देखो जो मार्कोविज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है ना, उसमें कुछ स्टेप आती है। पहला है मेकिंग एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी, की फ्यूचर में सिक्योरिटीज़ की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट वगैरह किया है उनका क्या वो रहेगा, उस पर देखता है। दूसरा है क्रिएटिंग ए सेट ऑफ कॉर्नर पोर्टफोलियो वगैरह को क्रिएट कर के चलता है। कहता है कि फॉर द डिफरेंट सिक्योरिटी अवेलेबल इन द मार्केट इन डेप्थ एनालिसिस इज कैरिड आउट। अब मार्केट में तो बहुत सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, तो उनको डीप में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि कितना रिस्क इससे रिलेटेड है और कितना रिटर्न मिल सकता है हर सिक्योरिटी से। अब रिस्क रिटर्न अगर हमें पता चल जाएगा तो ये कैसे पता चलेगा, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस है किसी भी सिक्योरिटी की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं और फिर कोरिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं अलग अलग दो सिक्योरिटीज़ में कि कितना रिटर्न मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दूसरा है क्रिएटिंग कॉर्नर पोर्टफोलियो। कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या होता है, ए न्यू सिक्योरिटीज कंबाइंड इन द पोर्टफोलियो। भाई कॉर्नर पोर्टफोलियो को करके देखा कि क्या मैं एक नई सिक्योरिटी ले लूँ या ओल्ड सिक्योरिटी है उसे हटा दूँ, मतलब जैसे 2-3 सिक्योरिटीज है उसमें से किसी ओल्ड को हटा दूँ या नई सिक्योरिटी और कंबाइन कर लूँ। प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो चेंज, भाई जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा था उसका रेशियो वगैरह में कोई चेंजमेंट को प्रोपोर्शन मीन्स हमारा रेशियो। दीज 3 और एनी वन हैपन एट ए टाइम टू क्रिएट ए न्यू पोर्टफोलियो। ये सब हमारे किस काम में आता है, जब हम एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे रिस्क वगैरह कम होता है उसे ही हम कॉर्नर पोर्टफोलियो बोल देते हैं। तो वो यहाँ पे देखेगा कम्बिनेशन वगैरह को और जो सही लगेगा वो चूज कर लेगा, तो उसे कॉर्नर पोर्टफोलियो कह देंगे जब उसे रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा मिले। कंसेप्ट ऑफ रिस्क लेस लैंडिंग एंड बोरोइंग। अब बात आती है कि लैंडिंग और बोरोइंग में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, क्या होती है। तो कहता है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है उसे फ्रीडम है कि वो उधार पे मतलब फंड वगैरह ले सकता है, पैसा ले सकता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे, और कैन लैंड फंड्स, और इसी रेट पर वो किसी को उधार भी दे सकता है। बोरो मतलब वो खुद उधार ले रहा है, लाइक बैंक वगैरह से, किसी अदर इंस्टीट्यूशन वगैरह से, और लैंड करना मतलब किसी और को वो खुद मतलब उधार दे रहा है, जैसे खुद के पैसे हो या किसी खुद किसी से उधार लेके किसी दूसरे को दिए हों। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है लैंडिंग एंड बोरोइंग का, उसमें 2 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो आते हैं, अनलीवरेज पोर्टफोलियो, लीवरेज। या हम हमारे पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं समझाओ तो आप समझ सकते हैं कि अनलीवरेज में तो वो खुद के पैसे को लगा रहा था, लीवरेज में वो बोरो करके फिर पैसे को लगा रहा था। तो लैंडिंग को डिफाइन किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि मतलब यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है फंड्स की रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे, मतलब जहाँ पे रिटर्न वगैरह रिस्क फ्री हो, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकता है सारे फंड्स को या उसके कुछ पार्ट को रिस्क फ्री असेट्स में। जो रिटर्न है ऐसी लैंडिंग का वो किसके बराबर होता है, रिस्क फ्री रेट के बराबर होता है। इसीलिए मतलब ये रिस्क फ्री असेट्स कहलाती हैं। इनका क्या फीचर होता है,
एक तो डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, इंटरेस्ट का भी रिस्क नहीं है, फुल पेमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ पर रिस्क नहीं है तो वहाँ पे हाँ रिटर्न कम होता है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ज़रूर रहती है। ठीक है, तो रिटर्न एंड रिस्क फ्री एसेट्स सर्टेन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न कहाँ पे क्या होता है, जीरो। मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि भाई आपने कितना एक्सपेक्ट किया, आपका स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल में क्या आया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डिविएशन कहलाता है। ठीक है, तो ये है। फिर बात आता है बोरोइंग का मतलब होता है मतलब टेकिंग लोन एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन लेना रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्की असेट्स में। जो इन्वेस्टर होता है उसे फ्रीडम होती है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बोरो कर सकता है किसी भी अमाउंट को रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर्पज़ क्या है बोरोइंग का, इन्वेस्ट करना इन फंड्स को मार्केट पोर्टफोलियो में और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मतलब जो भी रिटर्न है वो जनरेट करना। ठीक है, तो लैंडिंग में तो वो दे रहा था कि रिटर्न मिलता रहे उसे, कि भैया ऐसे इंसान को दे, ऐसी इंस्टीट्यूशन को दे उधार में जहाँ से उसे रिटर्न मिले, और बोरोइंग में वो ले रहा है। ठीक है, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो डाल दूँगी। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।